गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंस आप लोग को एक डाउट आया है, जो हम आपको शीट दिए थे, उस शीट में आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे थे आप लोग, है ना। 520 ग्राम Fe2O3 वाला में। चलो वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 520 ग्राम मिक्सचर है आपका Fe2O3 एंड FeO। ठीक है, मिक्सचर लिया गया है, मिक्सचर लिया गया है जिसमें Fe2O3 है और FeO। ठीक है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद KMnO4 का कुछ वेट आपको गिवन है, इसका मोल्स निकाल लो। इसका मोल्स कितना आ रहा है KMnO4 का? तो 158, इसका मॉलिक्यूलर मास 158 हो जाएगा, तो 1 मोल आ जाएगा। इसका 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट किए होंगे तो 1 मोल आ रहा होगा। Mn का मॉलिक्यूलर मास 55 होता है। Mn का मॉलिक्यूलर मास 55 होता है। तो अब सिंस ये रिएक्शन करके आपको लिखा गया कि Fe2O3 बना रहा है। क्या बना रहा है? Fe2O3 का कुछ मिक्सचर है। तो FeO तो रिएक्ट करेगा, बाकी Fe2O3 तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही Fe2O3 है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ एसिडिक मीडियम लिखा गया आपको, तो एसिडिक मीडियम में Mn का +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन एक किए थे। यहाँ पे भी Fe का +3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर भी +3, यहाँ पे +2, तो इसमें n फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका n फैक्टर 0 आ जाएगा और इसका n फैक्टर मेरे भाई चेंज 1 का है तो 1 आ जाएगा, n फैक्टर 1 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट कर लो। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeO प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeO हो जाएगा। तो 1 Mn का एन फैक्टर 5 है, तो 5 लिख दो। ये आप याद हो गया होगा इसका एन फैक्टर। Fe2O3 का एन फैक्टर 0 है, तो 0 हो जाएगा। इसका कितना है? 520 ग्राम। टोटल मिक्सचर का मास दिया गया है 520 ग्राम। तो ऐसा करो, इसका पहले मोल्स निकाल लो n, और इसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका मोल्स 5 मोल्स आ जाएगा। किसका ये मोल्स आया? तो ये FeO का मोल्स है, ये FeO का मोल्स है। ठीक है, तो FeO का मोल्स पता चल गया, तो FeO का मॉलिक्यूलर मास पता कर लो। तो FeO का मॉलिक्यूलर मास Fe का हो जाएगा 56 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो ये 62 72 हो जाएगा। तो वेट ऑफ FeO, तो 62 इंटू 5, तो 6 5 30 और 10 62 72 हो गया, सॉरी 72 इंटू 5 हो रहा है। तो 5 7 या 35 और 10, 350 प्लस एक 360 ग्राम्स हो जाएगा, 360 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, 360 ग्राम्स हो जाएगा FeO का। तो वेट ऑफ Fe2O3 निकल जाएगा। श्रुति, वेट ऑफ Fe2O3 कैसे निकालेंगे? टोटल वेट 520 है, तो 520 से 360 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 500, 140, 160 ग्राम्स हो जाएगा, 160 ग्राम्स आ जाएगा। तो अब आपको सवाल में क्या निकालना है? मोल परसेंट निकालना है। तो आई होप इसका मोल्स आप पता कर लोगे, इसका मोल्स तो पता ही है। तो Fe2O3 का मोल्स निकाल लो। Fe2O3 का मोल्स कितना आएगा निकाल लो। तो ये 56 इंटू 2 112 प्लस 48 120 120 प्लस 40 160, तो 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। और उसका मोल्स 5 है, तो मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट निकालना है Fe2O3 का। तो मोल परसेंट तो कितना हो जाएगा? 1। टोटल मोल 6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है श्रुति, बन जाएगा? बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और किसी कोई प्रश्न में दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को और कोई प्रश्न में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को दिक्कत आया है। और किसी को पहले सब लिख दो नंबर। इसके अलावा किसी कोई दिक्कत है? कौन सा, मेटालिक टिन वाले में दिक्कत है रितु, या H2O2 वाले में? मेटालिक टिन वाले में। ठीक है, चलो ठीक है, हम थर्ड। इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट है? जो शीट दिए थे हम आपको, और एक और भी दिए थे जो पेन से लिखा हुआ था,
पेन से लिखा हुआ था उसका हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनाने बोले थे, फर्स्ट टू क्वेश्चंस को बनाने बोले थे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 में आप लोग को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाउट है, मेटालिक टिन है, ठीक है, टिन होगा SN, ठीक है, उसको रिएक्शन कराया जा रहा है HCl से, कुछ भी टिन होगा SN ले लेते हैं अभी, ठीक है। मेटालिक टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7। अच्छा, SN प्लस HCl कुछ रिएक्शन करके मेरे भाई कुछ बना दिया है आपको SnCl4, नहीं ऑक्सीडाइज होकर के SnCl4 बना रहा है, तो पहले SnCl2 होगा, यानी SnHCl के साथ में प्रेजेंट था, तो SnHCl के साथ में कुछ ना कुछ क्लोरीन का कंपाउंड बनाया हुआ होगा। कितना बनाया हुआ हो सकता है? SnCl2 बनाया हुआ हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन को समझ करके पता करना पड़ेगा। अच्छा, मेटालिक टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl के प्रेजेंस में अभी कोई गारंटी नहीं है कि SnCl2 बने ही, हो सकता है, चांसेस लग रहा है कि बनेगा। तो SN पहले इधर अभी SN रहने देते हैं, और ये K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको लिखा गया SnCl4 बना है। हाँ, तो यहाँ पर n फैक्टर का चेंज होगा, n फैक्टर का चेंज होगा, तो n/10 इसका नॉर्मलिटी लिखा हुआ 0.1, 0.1 नॉर्मलिटी है इसका n फैक्टर। तो सवाल है K2Cr2O7 हमेशा, अच्छा उसका आंसर नहीं दिए थे तुम लोग को? अच्छा, हम आंसर आज भेज देंगे, ठीक है स्वीटी, टेंशन मत लो, उसका आंसर हम लिख के भेज देंगे, ठीक है, उसका आंसर भेज देंगे। सॉरी, हमें लिख देना चाहिए था, आंसर याद भी नहीं है हमें, आंसर एग्जैक्टली क्या क्या आएगा, ठीक है। शायद सेकंड क्वेश्चन का स्वीटी आंसर जो आएगा 20% आएगा, 20% आएगा शायद, अगर आ रहा होगा तो सही है। हाँ, इसका एन फैक्टर निकाल लो Cr3+ का। एक सेकंड, एक मेरा कॉल आ रहा है, म्यूट कर दे। यहाँ पे Cr किस में जाएगा? 3+ में जाएगा, Cr3+ में जाएगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर तुमको पता चल जाएगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज 3 का हुआ, 2 एटम है तो 6 हो जाएगा। मोलैरिटी इसका मेरे भाई कितना हो जाएगा? 0.1/6, ये आ जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी ये आ जाएगा। हाँ, वॉल्यूम आपको नहीं गिवन है, वॉल्यूम आपको नहीं गिवन है, तो व्हाट वॉल्यूम निकालना है, तो सब कुछ वॉल्यूम को V ले लेते हैं, वॉल्यूम को हम V ले लिए, और वो वॉल्यूम ही निकालना है। रिड्यूस्ड बाय 11.9 ग्राम ऑफ टिन, हाँ इसका रिडक्शन हुआ है। और क्वेश्चन में लास्ट में, क्वेश्चन में मेरे भाई मिस्टेक है थोड़ा सा, वो HCl का कोई यूज नहीं है, क्यों पता चल गया हमें HCl का क्यों यूज नहीं है? यहीं पे आप भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, अभी हमें भी स्टार्टिंग में पढ़ के यही लगा कि HCl के साथ में रिएक्शन करके SnCl2 बना देगा, लेकिन आपको लास्ट में लिखा है कि टिन से रिड्यूस हो रहा है, यानी SN से रिड्यूस हो रहा है, SnCl2 से रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपको जानबूझ करके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है कि HCl के साथ में प्रेजेंट है या किसी और के साथ में प्रेजेंट है। हाँ, उसका कुछ मतलब होता होगा कि रिएक्शन नहीं करता होगा HCl के साथ में, या SN में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता होगा जिसकी वजह से HCl के साथ में मिक्स करके रखा जाता होगा, ये रीजन की वजह से हो सकता है आपको दिया है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास? अभी +4, यहीं पे आप लोग गलती कर रहे होंगे, आई होप अब सही हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर पता है, और इसका वेट गिवन है, इसका वेट गिवन है मेरे भाई, कितना वेट गिवन है? 11.9 ग्राम, इसका 11.9 ग्राम गिवन है। इसका इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा मेरे भाई SN का 119 होगा, वैसे आप देख सकते थे कहीं से, ठीक है, इसीलिए वैसा नंबर दिया गया। तो मोल्स निकालोगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, तो अब तो बन जाएगा, आई होप 0.1 × 4 कर दो, ठीक है। इसका मोलैरिटी, हाँ नॉर्मलिटी मत पुट करना, कभी कभी जल्दीबाजी में नॉर्मलिटी बहुत लोग पुट कर देते, 0.1 कट जाएगा, तो वॉल्यूम 6 4 लीटर्स आ जाएगा। एन फैक्टर, सॉरी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी, 6 भी कट जाएगा, तो 4 लीटर्स आ जाएगा, 4 लीटर्स, 6 कट जाएगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और रितु समझ आ गया?
हाँ, अब ये बताओ किसी को और कुछ में डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। नहीं डाउट है, ठीक है, तो हम क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। ये सारा आपका डाउट डिस्कशन था, ठीक है। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि पेन से जो लिखा हुआ क्वेश्चन था उसका सेकंड का हमको आंसर जैसा कि याद आ रहा है, उसका आंसर आपका 20% आएगा। हाँ शोभित बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बताना है। वो उसी सीट का क्वेश्चन नंबर 8 बताना है क्या? पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट वाला, जल्दी से बोलो। हाँ ठीक। तो मेरे भाई थोड़ा जल्दी देखना तुम लोग। वैसे बनना नहीं रीजन में, कहाँ पे तुम लोग फंस रहा था, किसमें फंस रहा, किस पार्ट में तुम लोग फंस रहा है इस सब में? क्वेश्चन ये सब तो आसान क्वेश्चन दिए थे। हाँ लिखा हुआ है कि पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट, उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, K2C2O4.3H। इस टाइप का क्वेश्चन तो कल लास्ट क्लास में एन फैक्टर निकालने के लिए सिखा दिए थे वैसे। कैन बी ऑक्सीडाइज बाई MnO4 माइनस। अच्छा, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है कौन सा मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम दिया, तो Mn2 प्लस, और ये CO2 में चला जाएगा। तो इसका एन फैक्टर निकालने में मे भी तुम लोग गलती करो। कार्बन का यहाँ पे +3 होता है, यहाँ पे कार्बन का +4 होता है, चेंज एक का है, लेकिन कार्बन एटम 3 × 2 = 6 + 2 8। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज 1 का है और 8 कार्बन एटम्स, तो एन फैक्टर 8 आ जाएगा। इसका एन फैक्टर तो याद होना चाहिए 5 होगा। हाँ, कैलकुलेट बताना, वॉल्यूम निकालना है मेरे भाई, तो इसका मोल्स हो जाएगा। मोलैरिटी 0.1 है, इसका वॉल्यूम को V ले लो तो मोल्स बन गया, ठीक है, मोल्स बन गया KMnO4 का। और 5.08 ग्राम है। ये क्वेश्चन शायद हम 11th क्लास में कराए भी थे, ठीक है। तो वेट आपको इसका गिवन है 5.08 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो 508 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट याद आया मेरे भाई, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर मास है, तो 0.01 मोल्स हो जाएगा। कर दो इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, तो 0.01 इंटू 8 इज इक्वल टू 0.1 V इंटू 5। कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, 0.8/5 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना तो निकाल ही लोगे हमें लगता है, 0.8/5 आ जाएगा। देख लेना आप कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन में 5.88 ग्राम होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 508 आएगा बाबू, 588 आ रहा, कैसे? पक्का 508 बोल रहा सब कोई? श्रुति आप शायद कहीं मिस्टेक कर दिए होंगे, 508 आएगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को 11th क्लास में कराए हैं, ठीक है। उस दिन हमें बच्चे लोग बताए थे कैलकुलेट करके 508, आप शायद मिस्टेक करें इसलिए 588 आ रहा है, ठीक है। सही कर लेना, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये लीटर्स में आएगा, ठीक है। शोभित क्लियर हो गया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, आप लोग हमें ये नहीं बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हम दिए थे अलग से, जो पेन से लिखा हुआ था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें याद, जैसा याद है कि 20% आएगा। किसका किसका आया था आंसर 20%? नहीं, हम चाह रहे मैच करा लेना। हाँ 20% आएगा, वेरी गुड। तो मतलब हम कंफर्म भी हो गए आप लोग से कि हाँ वही आएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा चीज तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग थोड़ा सा पार्ट, एक टाइट्रेशन का छोटा छोटा पार्ट, एकदम बहुत आसान आसान पार्ट है, जिसको अभी हम लोग करेंगे। फर्स्ट का आंसर हम ऋषिकेश साथ लिख के भेजेंगे, वो याद नहीं आ रहा उसका आंसर, ठीक है। इसको या तो सॉल्व करके हमको बनाना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत। तो आज आपको फिर से वापस वो शीट देंगे, उसका आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइट्रेशन वाला से रिलेटेड जो पार्ट था। तो कल भी हम लोग कुछ टाइट्रेशन का क्वेश्चन किए थे, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमें कोई बताया कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कितना स्टेप्स होता था, कितना स्टेप्स का रिएक्शन होता है? एक रिएक्शन होता है, दो दो, हाँ यस। तो आयोडो हम याद करने के लिए सिखाए, जिसमें दो जैसा सुनाई देता है, तो वहां पे दो स्टेप्स होगा। आयोडी
एक होता है। तो हाँ याद रखना, दोनों में एक स्टेप जो होता है, या बोल सकते हो लास्ट स्टेप जो होता है, वो हाइपो वाला होता है। हाइपो वाला एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम गलती से भी मत भूलना उसको, गलती से मत भूलना, इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है। हाँ ये भी हम बता देते हैं, जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे तो जेई एडवांस में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आएंगे, आपका मेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, ये जान लीजिएगा। हाँ ऐसा नहीं कि आप जेई मेंस का एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और उस दिन आप टाइट्रेशन पढ़ के जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइट्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में फोकस कर रहे हैं, तो बेवकूफी हो जाएगा वो चीज। समझ आया? तो हम आपको वैसे बताएंगे कि कौन सा चीज जे एडवांस के लिए है, कौन सा चीज मेंस के लिए है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो टाइट्रेशन वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मेनली बैलेंसिंग को छोड़ करके, बैलेंसिंग को छोड़ करके जो पार्ट है वो मेनली एडवांस के लिए ही है, मेनली एडवांस के लिए ही है। ठीक है, हाँ एन फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग हम आपको एन फैक्टर से ही सिखाया और सबसे बेस्ट मेथड भी वही है, इसीलिए। ठीक है, तो मेरे भाई अब जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, तो आपको बुक्स में मिलेगा सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके, तुमको पता भी नहीं चला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके। तो लगा टाइट्रेशन का सवाल हम लोग बना चुके, यस यस मेरे भाई तुम लोग बना चुके हो, और कॉन्फिडेंट भी हो तुम लोग, कॉन्फिडेंट भी हो कि हाँ सर हम लोग बना लिए। तो अब सिंस ये सारा चीज हो गया, अब जो हम तुम्हें कराने जा रहे हैं वो डबल टाइट्रेशन। हम लास्ट क्लास में आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में बताए थे, इंडिकेटर्स के बारे में बताए थे। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होता है जो कलर को चेंज करता है, वो कलर को चेंज करता है, उसे हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। हाँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। हाँ, अब सिंस हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे डबल टाइट्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? डबल टाइट्रेशन। अब तुमको सोचिए डबल, हाँ कुछ नहीं मेरे में, बहुत आसान चीज एकदम, हलवा है। ठीक है, तो डरने की सबकी कोई जरूरत नहीं है आपको। देखो इसमें डबल टाइट्रेशन इसीलिए बोला गया, इसको बोलना तो चाहिए था डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। अगर हम इसको डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन तुम्हारे मुंह के सामने बोले ना, तो तुमको लग जाएगा अच्छा सर दो इंडिकेटर्स यूज होगा। यस, इसमें क्या होता है? टू टू इंडिकेटर्स आर यूज, बस यही चीज है, इसीलिए इसका नाम है डबल टाइट्रेशन। ठीक है, दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं। हाँ लेकिन अब तुम पूछोगे सर दो इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो एक यूज होता है फिनोल्फथैलीन, एक यूज होता है फिनोल्फथैलीन, ठीक है, और दूसरा यूज होता है मिथाइल ऑरेंज। ये सब का आप नाम सुने होंगे क्लास 10th में। ठीक है, अब वापिस से आ जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HPH। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HPH से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको MEOH से करते हैं। मिथाइल ऑरेंज को रिप्रेजेंट MEOH से करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, तो इन जनरल ऐसे हर लोग रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, वैसे आपको बुक्स में क्वेश्चन में फिनोल्फथैलीन लिख के आएगा, मिथाइल ऑरेंज लिख के आएगा, ऐसे लिख के नहीं आएगा, हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ ये फिनोल्फथैलीन कब कलर चेंज करता है ये थोड़ा सा बात बता देते हैं। चेंजेस कलर इन वीक इन वीकली एसिडिक कंडीशन। चेंज करता है कलर को वीकली एसिडिक कंडीशन में, तो कलर चेंज करेगा तो हमको इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर में, वहां पर NaHCO3 के केस में चेंज करेगा। जहां पर NaHCO3 बन जाएगा तो वहां पे फिनोल्फथैलीन कलर चेंज कर देगा, क्योंकि वीकली एसिडिक है, ये इसके पास में एक H+ देने का टेंडेंसी है, एक H+ देने का टेंडेंसी है। तुमको सर मिथाइल ऑरेंज कब चेंज करता है? चेंजेस कलर इन वीकली कंडीशन। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर पे, Na2CO3, Na2CO3 के साथ में चेंज चेंज करता है। डबल टाइट्रेशन
में दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, डेट्स वाई डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन भी लोग बोलता है बहुत लोग। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोल्फ्थैलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज होता है। फिनोल्फ्थैलीन वीक एसिड जब बन जाता है तो वहां पे कलर चेंज होता है, इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज करेगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के केस में चेंज करता है। तो ये बात आपको नोन होनी चाहिए, इतना बात आपको नोन, आईआईटी मान के चलता है कि ये बातें आपको पता है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट में इसमें एकदम निहायत ही आसान है। हाँ, अब तुम कहो सर यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो सुन लो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तभी लगाना है आपको जो पहला तीन टाइप होंगे, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। उसके अलावा हर जगह पे आप मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम मोल कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है। बुक्स पे आपको मिलेगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आपको नहीं बनाना है। हम एकदम डायरेक्टली बोल रहे नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, अदरवाइज तुम फंसोगे। फिर हमें मत बोलना कि सर टाइट्रेशन डिफिकल्ट लगता है। हाँ, इसमें इसमें दो टाइप का केस तुमको मिल सकता है, इसमें दो टाइप का केस मिलेगा। केस नंबर 1, हाँ केस नंबर 1 बताएंगे, फिर केस नंबर 2 बताएंगे। तुम्हारे सीडीपीएस में भी क्वेश्चन है, आज के बाद आप सारा सीडीपीएस भी बना सकते हो, आज की क्लास के बाद आप सारा सीडीपीएस भी बना सकते हो। केस नंबर 1 तो क्या होगा, हाँ HCl के साथ में दिया है, ठीक है, विथ HCl। मतलब अब रिएक्शन किसका किसका HCl के साथ में रिएक्शन तो फिक्स है, आपको जो गिवन होगा वो सोडियम, ठीक है। यहाँ पे ना शायद हम थोड़ा सा गड़बड़ ली थी, यहाँ पे H2CO3 होगा मेरे में। ये भी वीकली एसिडिक कंडीशन में ही करता है, ये वीकली एसिडिक होगा, ये वीकली बेसिक कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, हल्का सा चेंज कर लेना माय डियर, इसमें बेसिक कर लेना, इसमें एसिडिक कर लेना। यहाँ पे H2CO3 होगा, Na2 नहीं होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होगा, ठीक है। तो विथ HCl, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिए हैं और रिएक्शन करेंगे HCl से। कोई बताएगा हमें इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल HCl का लिए, एक ही मॉलिक्यूल HCl का लिए, कोई बताएगा हमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा कोई बता सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे से एक Na निकल करके NaCl बना लेगा और एक NaHCO3, हाँ रितु का जवाब सही है, और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। अभी हम तुमसे बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे, अभी तुमसे पूछते चले जाएंगे। हमको ये बताना कि Na2CO3 का अगर X मोल लिए, अगर हम X मोल लिए, ठीक है, तो HCl का कितना रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन के, बैलेंस है पूरा पूरा कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, तो हमको बताओ कि HCl का कितना रिक्वायर्ड होगा और NaHCO3 कितना मिलेगा। यहाँ पे हाँ आप लोग का जवाब आया कि इसके लिए X रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पर NaHCO3 भी X मोल मिलेगा। हाँ, अब अगला स्टेप में क्या करते हैं मेरे में, यहाँ पर इस केस में फिनोल्फ्थैलीन कलर चेंज कर लेगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बना, और सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में क्या बनता है, कौन कलर चेंज करता है, फिनोल्फ्थैलीन। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख लो, इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोल्स भी बैलेंस है, इक्विवेलेंट्स भी बैलेंस है, तो यहाँ पर कलर चेंज होता है। हम कल लास्ट क्लास में बताए थे, जहां पर कलर चेंज हो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट लिख लेना वहां पर, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। मेरे पास भी स्पेस कम है, सब छोटा छोटा लिखे हैं, और यहाँ पर कौन कलर चेंज करेगा, HPH चेंजेस कलर। हाँ, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा तो हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि HPH कलर चेंज किया, फिनोल्फ्थैलीन कलर चेंज किया, ठीक है। आपको Na2CO3 का मोल्स गिवन होगा, तो क्या आप Na2CO3 का मोल्स गिवन और लिखा हुआ कि HPH कलर चेंज किया, तो क्या आप HCl का मोल्स बता सकते हो कि नहीं, यस या नो, हमको बस इतना ही बताना। अगर हम तुमको क्वेश्चन में बोले कि फिनोल्फ्थैलीन कलर चेंज किया, हम HCl का मोल्स दे दे तो Na2CO3 का बता सकते हो, Na2CO3 का दे दिए तो HCl का बता सकते हो, इवन तुमको पता है यहाँ पर कितना NaHCO3 बनेगा ये भी बता सकते हो। तुमको उतना हम NaCl भी बता लेंगे, लेकिन आपसे NaCl कोई पूछेगा ही नहीं, हम इसलिए बात नहीं कर रहे, बता तो सकते हो सबका।
हाँ, क्या लगाए हम? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, हम क्या लगाए यहाँ पे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? मोल कॉन्सेप्ट, मोल बैलेंस की। बहुत आसान लग रहा होगा आपको। हाँ सही, गजब, एकदम हलवा चीज है। अगला पॉइंट में क्या होता है मेरे भाई, ये NaHCO3 हम लिए जो बना बना, और हो सकता है कभी कभी ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन में कि आपको मिक्सचर लिया जाएगा Na2CO3 का, NaHCO3 का। लेट से अभी बन करके मेरे पास में कितना आया, यहां से x मोल आया, x, और कंटेनर में मेरे भाई Na2CO3 x मोल था और NaHCO3 y मोल्स था। तो टोटल मोल्स कितना हो गया NaHCO3 का? x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। वाई कहां से आया? वाई कंटेनर में था, एक कंटेनर था और उस कंटेनर में आपको गिवन था Na2CO3, ऐसा ही क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्टली यही लाइन लिखा रहेगा, और NaHCO3 यानी मिक्सचर था। इसका आपको लिखा रहेगा x मोल और इसका लिखा रहेगा y मोल। लेकिन यहां पे तुम देखो, अगर एक्स मोल Na2CO3 था, HCl से रिएक्शन करने के बाद एक्स मोल NaHCO3 और बन गया, तो पहले से Y था, अब कितना हो गया? x प्लस वाई हो गया। और फिर से इसमें HCl मिलाएंगे, फिर से HCl मिलाएंगे, तो अब क्या होगा? जो भी H है वो भी क्या करेगा? बदल जाएगा मेरे भाई। मतलब कि यहाँ पर से Na किससे में चला जाएगा? NaCl में बन जाएगा। एसिड प्लस बेस, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस तो NaCl और एसिड बन जाएगी। तो बहुत सारे एसिड प्लस सॉल्ट बनता था, अब उसी टाइप से बन रहा है मेरे भाई। सॉल्ट बना, ये पानी की जगह पे क्या बना? H2CO3 बना। हाँ, अब यहां पर HCl कितना रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन के दौरान? अगर तुमसे हम पूछेंगे ना, तुम कहोगे इस रिएक्शन के दौरान x प्लस वाई कितना रिक्वायर्ड हो गया? x प्लस वाई रिक्वायर्ड होगा, x प्लस वाई रिक्वायर्ड होगा। हाँ, अगर आप तुमसे पूछेगा टोटल HCl कितना यूज हुआ, तो कोई बता सकता है इस दोनों रिएक्शन में टोटल HCl कितना यूज हुआ? कोई बताएगा हमें? इसको कहते हैं सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज चेंज करेगा कलर। हाँ, चेंज करेगा कलर। हाँ, तो आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा ना, सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में आएगा कि एक कंटेनर है जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर लिया गया। हाँ, उसका आपको मोल्स पता होगा या वेट पता होगा, तो आप मोल्स निकाल लो, आराम से निकाल लो। या फिर आपको HCl का मोल्स दिखा रहेगा। तो मेरे भाई, हमें क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में दे रहे हैं, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन दे रहे, तुम हमको उसका जवाब देना, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं कि फिनोल्फ्थेलिन कलर चेंज किया, और फिनोल्फ्थेलिन को कलर चेंज करवाने के लिए हमको 2 मोल्स एसिड लगा। तो Na2CO3 कंटेनर में कितना था, बता सकते हो क्या? हम क्या बोले? 2 मोल्स HCl रिक्वायर्ड हुआ और फिनोल्फ्थेलिन कलर चेंज कर दिया। तो कितना मोल्स Na2CO3 था? यस, 2 मोल्स होगा, यही जवाब चाहिए था। चलो, एक दूसरा प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे में एक कंटेनर है, उसपे Na2CO3 भी है, NaHCO3 है, कितना कितना मोल्स है कुछ नहीं पता है, लेकिन आप टोटल HCl यूज हुआ, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब यूज कर रहे थे तब 3 मोल्स यूज हुआ। कितना यूज हुआ? 3 मोल्स यूज हुआ। कितना मोल्स यूज हुआ? 3 मोल्स यूज हुआ। और कंटेनर में मेरे पास में Na2CO3 1 मोल था। कंटेनर में मेरे पास Na2CO3 1 मोल था, ठीक है? और HCl मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ में 3 मोल्स यूज हुआ है। तो कंटेनर में NaHCO3 कितना था? कंटेनर में NaHCO3 नहीं, तू नहीं होगा, गड़बड़ हो गया तुम। इसका रियल ओरिजिनल कंटेनर का बात करिए, सौम्यदीप का सही 1 मोल होगा ना, 1 मोल तो यहां से बन के मिला होगा, तो वो तो एक आया। कंटेनर, ओरिजिनल कंटेनर में कितना था? 1 होगा। समझ आ गया? तो इस केस में मिथाइल ऑरेंज चेंज करेगा कलर। हाँ मेरे भाई, ये तो एक टाइप का हुआ। सिंस हम आपको HCl केस में बताए, कोई दूसरा एसिड के केस में भी तो आपको दिया जा सकता है। क्या जरूरी है कि आपका जो प्रश्न आए वो HCl के साथ ही रिएक्शन में? क्या जरूरी है कि HCl के साथ में ही रिएक्शन आए? ऐसा कुछ तो जरूरी है नहीं मेरे। अगर ऐसा लगता है तुम्हें जरूरी है तो सोच लो, ठीक है? तो मेरे भाई एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से बनाना, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा बना करके, ठीक है? हम लिखवा रहे क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन A solution contains a solution contains Na2CO3 and NaHCO3। मेरे भाई, जैसा हम तुमको कॉन्सेप्ट दिए थे वैसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉमा
20 milliliter of this solution, 20 milliliter of this solution requires 4 milliliter of 1 m, मोलैरिटी दिया हुआ है आपको और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 m HCl, हाँ आपको HCl के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। फॉर टाइट्रेशन यूजिंग HPH इंडिकेटर, हम HPH ही लिख दे रहे हैं आपके सामने में, इंडिकेटर फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर, ठीक है। द टाइट्रेशन, ठीक है, द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड, यही टाइट्रेशन को रिपीट किया गया, वॉज रिपीटेड विद द सेम वॉल्यूम, यानी 20 मिलीलीटर पहले लिए थे Na2CO3, NaHCO3 भी 20 मिलीलीटर लिए थे, ठीक है, वही वाला सॉल्यूशन, ऐसा कोई नया सॉल्यूशन नहीं है, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट विथ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है, जल्दी से जवाब देना हमें, ठीक है। फॉर दिस 10.5 मिलीलीटर ऑफ 1 m HCl was required, for this इतना रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, अमाउंट बताना है Na2CO3 का एंड Na2CO3 का इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट का मतलब वेट बताना है, वेट, ठीक है। हम Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास तुमको बता देते हैं, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास तुमको यूज हो सकता करना पड़े, उसका मॉलिक्यूलर मास 106 होता है और NaHCO3 का 84 होता है, ठीक है। NaHCO3 का 84 होता है, तो यूज करना पड़ेगा, तो यूज कर लीजिएगा, क्योंकि अमाउंट निकालना है तो जाहिर सी बात है मोल्स निकालोगे तो यूज पड़ेगा। जिसका बन जाएगा जवाब देगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिएक्शन को लिखो और बनाओ सवाल। जिसका जवाब आ जाएगा बताएगा। बन गया क्या? अच्छा ये बताओ अप्रोच ले पा रहे हो कि नहीं, ये हमें चैट पे जवाब दे दो कि अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो। ऐसा ना हो कि हम टाइम वेस्ट कर दे और आप हाँ दे तू ले पा रही है, ठीक है बनाओ जल्दी से। जिसका बन जाएगा वो जवाब देगा। बना, बहुत टाइम ले रहे, उतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
1.3 नहीं, ऐसा कुछ आंसर तो नहीं है, ऐसा तो कुछ आंसर नहीं है। 1.6 भी नहीं है मेरे भाई आंसर। आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, शायद सही से तुम लोग यूज नहीं करते हैं। किसी का और इसके अलावा कोई आंसर है क्या? ये आप लोग क्या बता रहे हो, मोल्स वोल्स तो नहीं ना बता रहे हो? नहीं बन रहा है। ठीक है चलो देखो, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन का Na2CO3 है और NaHCO3। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ठीक है, आप और ये दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम टोटल दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम नहीं, 0.384 भी नहीं है, 0. कुछ 4 का टर्म में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है ये 20 मिलीलीटर्स, वॉल्यूम जो है 20 मिलीलीटर्स है। हम इसको मोल्स, हमेशा हम तुमको कहे कि हमेशा मोल्स को मान लो। इसका मोल्स एक्स ले लो, इसका मोल्स वाई ले लो, तब आसानी से बनेगा। इसका मोल्स एक्स ले लो, इसका मोल्स वाई ले लो, तब बन जाएगा आसानी से। हाँ, आपको लिखा गया है फर्स्ट पार्ट में विथ HPH, तो HPH से आपको क्या पता चल जाएगा? HPH से Na2CO3 वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो देखो, आपको Na2CO3 से रिएक्शन कराओगे तो NaHCO3 का के बारे में आपको पता चल जाएगा, और दूसरा चीज एक और भी पार्ट पता चल जाएगा। तो Na2CO3 प्लस HCl, हाँ एसिड का सारे हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देना है। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहां से NaCl हो जाएगा। इसका आपको कितना मोल्स लिखा गया, तो 4 मिलीलीटर्स है, तो इसका मोल्स निकाल लो। 1 × 4 × 10⁻³ कर लो, ये मोल्स आ जाएगा। मोल्स आ जाएगा तो 4 × 10⁻³ मोल्स। बैलेंस है रिएक्शन, इसका मोल्स पता चल गया। इसका मतलब आपको Na2CO3 का मोल्स पता चल गया, यही तो मोल्स इसके बराबर होगा। यानी मोल्स ऑफ Na2CO3 पता चल गया, और Na2CO3 का वेट पता चल जाएगा। यहाँ से Na2CO3 का मोल्स पता चल गया मिक्सचर में, तो आपको क्या पता चल गया, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ गया, 4 × 10⁻³ मोल आ गया। तो वेट निकाल लो, वेट ऑफ Na2CO3, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 106 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम्स हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर लो अभी, वैसे बड़ा चीज नहीं है जो कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा। 100 को मल्टीप्लाई करो 4 से, और 6 को 24 से। ठीक है, तो ये सॉल्व करके 424 और डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो ये 0.424 ग्राम्स आ जाएगा, 0.424 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग डरने लगते हो पहले ही क्वेश्चन से, बहुत हलवा चीज होता है मेरे भाई टाइट्रेशन। ठीक है, चलो पहला पार्ट तो आई होप सबसे बन गया होगा। अब तो बन गया होगा MEOH वाला विथ MEOH। MEOH मतलब मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज के साथ पहला रिएक्शन भी होगा, दूसरा रिएक्शन भी होगा, दूसरा रिएक्शन भी होगा। हाँ, आपको कंटेनर भी निकालना है कितना NaHCO3, तुम जोड़ के भी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ के थोड़ी ना लिखना है। हाँ, NaHCO3 टोटल कितना हो जाएगा ये हम बात करेंगे। तो मेरे भाई ऊपर से X मोल आया होगा, जो आया था वो X आया होगा। ठीक है, प्लस इस केस में हम कंटेनर में जो वाई लिए होंगे वाई लेंगे, और इसके लिए HCl कितना रिक्वायर्ड ये गिवन है। को रिएक्शन से आगे उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख लो ताकि आपको बैलेंसिंग पता चलते रहे, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इसके लिए आपको मोल्स लिखा हुआ है, इसका मोल्स अगर X प्लस वाई, तो इसका मोल्स भी X प्लस वाई होगा। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये किसके बराबर लिखा हुआ, 10.5। पूरा पूरा सॉल्यूशन को पास किया गया, 20 मिलीलीटर का 20 मिलीलीटर को पास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10.5 मिलीलीटर है, 1 m दिया गया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10.5 इंटू 1। इसका मोल्स आ गया। कुछ चीज इक्विवेलेंट तो लगाना नहीं, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10.5। तो आपको तो कंटेनर में कितना होगा, y ही होगा, कंटेनर में कितना होगा, y ही होगा। तो इसमें से हाँ, ये मिली मोल्स है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोल्स बन जाएगा, ये मोल्स बन जाएगा। हाँ, तो मिली मोल्स में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू यहाँ पर से सॉल्व करो, उसमें 4 था तो 4 से माइनस करोगे, सॉरी HCl टोटल कितना रिक्वायर्ड होगा, x प्लस वाई नहीं बल्कि यहाँ पे 2x प्लस वाई रिक्वायर्ड होगा।
अभी जस्ट सिखाए थे 2x+y रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पहले वाले में x रिक्वायर्ड हो चुका था, क्योंकि NaHCO3 बनाने में x कंज्यूम हो गया होगा। अब NaHCO3 के लिए हमको कितना रिक्वायर्ड होगा HCl 2x, क्योंकि x पहले यूज हुआ, यहाँ पे x+y टोटल आपको गिवन है ये वाला। यहाँ पे रिएक्शन के टाइम में तो x+y ही यूज होगा। एक पहला रिएक्शन भी था जो NaHCO3 x आया, उस पे यूज हुआ है। तो यहां से ये 2x+y का वैल्यू और x का वैल्यू आ गया, तो यहां से सॉल्व करो 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स हो जाएगा। तो वेट, यही तो वेट मोल्स ऑफ NaHCO3 कंटेनर में है, कंटेनर में है कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स है। तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 84 से इंटू 10⁻³ ग्राम। सॉल्व कर लो, इसको कैलकुलेटर यूज कर लो या 5/2 कर लो, उसको 2.5 को कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन जैसे करते हो। तो 210 ग्राम इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो मेरे पास 0.21 ग्राम हो जाएगा। क्या कैसे बन रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ मुश्किल लगा या कुछ नहीं है? हाँ, ये ध्यान रखना, टोटल HCl यूज दिया गया था। यहाँ पे मेरे से भी अभी कंफ्यूजन हो गया था, आपसे भी हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर से टोटल HCl इतना यूज हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो अगर एक क्वेश्चन और चाहिए तो एक क्वेश्चन और देंगे, वैसे हम होमवर्क में देंगे आपको, होमवर्क में देंगे, टाइम हमको लगता है कि बचाना चाहिए, ठीक है। तो आप बनाइएगा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 दिया गया है आपको, ठीक है, जो आपको इसका आंसर भी लिखा गया है। हाँ, इस पर आपको ग्राम्स, एक में मिलीलीटर वॉल्यूम निकालना है और एक में ग्राम्स पर लीटर में निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे सिंस आप लोग को, तो आप निकाल लेना उससे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना। हाँ, मिथाइल ऑरेंज के साथ में पूरा पूरा सॉल्यूशन को लिया जा रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ में पूरा पूरा सॉल्यूशन का मतलब Na2CO3 भी है, NaHCO भी 3 है, जुबैक, ये समझना। हाँ, फिनोल्फथैलीन के साथ में NaHCO3 रिएक्शन नहीं करता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ में दोनों रिएक्शन करता है, समझ आया? तो ये कलर कब चेंज होगा, जब H2CO3 बनेगा। तो H2CO3 कब बनेगा, पहले तो फर्स्ट रिएक्शन होगा, फिर दूसरा रिएक्शन होगा। पहले तो फर्स्ट रिएक्शन होगा, उसके बाद दूसरा रिएक्शन होगा, तब जाके मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता हुआ दिखाई देगा। फील द फीलिंग्स। हाँ, फिनोल्फथैलीन कब चेंज कर लेगा, जब NaHCO3 जैसे ही बनेगा चेंज कर लेगा, समझ आया? तो मिथाइल ऑरेंज नहीं, NaHCO3 पहले बनेगा, कुछ HCl यूज हो गया होगा, फिर फर्दर और HCl डालेंगे, तब H2CO3 बनेगा। तो NaHCO3 तो यहाँ पे भी आया होगा, वहां पर से HCl कुछ वहां यूज हुआ होगा, फिर यहाँ पे X+Y यूज होगा, वहां पे X यूज हुआ होगा। टोटल कितना होगा? आई होप जुबैक आपको लाइन जो हम बोलना चाहते थे वो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, बाकियों को भी समझ आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन है, यस या नो? वेरी गुड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, यहाँ पे देखो रिमेन, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में रिमेनिंग सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब रिमेनिंग का मतलब NaHCO3, सीधा सीधा बात कर लेंगे, समझ में आया? मिथाइल ऑरेंज को कब डाला गया, जब रिमेनिंग सॉल्यूशन में, यानी पहले फिनोल्फथैलीन भी डाला गया और फिर मिथाइल ऑरेंज उसी सॉल्यूशन में डाला गया। इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं था, इसमें अलग से बनाया गया वैसा सॉल्यूशन। हाँ ऋषिकेश सर, ये सब में अप्लाई हो जाएगा, ये सब में अप्लाई हो जाएगा। कौन सा चीज सब में अप्लाई हो जाएगा? हम तुम्हारा पार्ट को समझ नहीं पाए ऋषिकेश, एक बार अगर अच्छे तरीके से हमको लिख के बोलोगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओगे या फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज करोगे ऐसे सवाल में? जितना बता रहे हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा ऋषिकेश, टेंशन मत लो। हाँ, मोल लगाएंगे। बुक्स में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ मिलेगा, तो तुम क्या से बनाओगे, मोल से बनाओगे या बुक वाला मेथड? बुक वाला मेथड बनाओगे या मोल? हाँ, मोल से बनाना, नहीं तो बेकार का तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बेकार का प्रॉब्लम आएगा, तो हम नहीं चाहते तुम बचे। हाँ, तुमको सर केस नंबर 1 लिखवाए थे आप, केस नंबर 2 क्या हुआ? अरे बस एसिड बदलेंगे, वहां पे एसिड क्या चीज था, वहां पर HCl लिए थे, वहां पर H2SO4। यहाँ पे एक बच्चों के साथ में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। दोनों मतलब जुबैक, दोनों का मतलब
नहीं, इक्विवेलेंट से कोशिश मत करना बनाने का, मुश्किल होगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। H2SO4, हाँ H2, यहाँ पे एक बच्चों के साथ में कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे Na2CO3, वही क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एसिड बदल दिया जाएगा। तो बच्चे लोग यहाँ पे तो सही लिखते हैं कि NaHCO3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे जब बात आता है तो इसको NaHSO4 लिख देते हैं, NaHSO4 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको फाइनली उसको पूरा प्रॉपरली सॉल्ट बना लेना है, Na2SO4 बनाना है, ऐसा मत करना। हाँ, अब रिएक्शन से बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिर्फ सोडियम यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे 2Na, सोडियम 4 हो गया, सब कुछ बैलेंस हमें लग रहा है कि हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन को बैलेंस करने जाना, H3PO4 होगा, तो यहाँ पे तो NaHCO3 ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बना लेते, Na3PO4 बना लेते। समझ आया? यानी कि जो दूसरा टर्म है NaHCO3 के अलावा, उसको पूरा पूरा सॉल्ट बनाना है, वहां पे NaHSO4 मत लिखना, अदरवाइज बैलेंसिंग यहाँ गलती हुआ, क्योंकि बैलेंसिंग यहाँ पे अगर इसका x मोल होगा तो इसका रिक्वायर्ड x/2 ही होगा, इसलिए H2SO4 का गिवन रहेगा आपको, तो Na2CO3 का क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। हाँ, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर सेकेंड स्टेप में, हाँ, यहाँ पे कौन चेंज करेगा, फिनोल्फथालीन चेंज करेगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट HPH चेंज करेगा, यहाँ पे फाइनली मिथाइल ऑरेंज चेंज करेगा, इवन बोल सकते हो टोटल मिला करके रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, NaHCO3 H2SO4, हाँ यहाँ पे लिख लो, अगर इसका x मोल दिया गया है तो NaHCO3 कितना होगा, 2x होगा, NaHCO3 कितना होगा, 2x होगा। हाँ, तो Na2CO3, तो ये कितना मिलेगा, ये भी 2x मिलेगा, ये भी कितना मिलेगा, 2x, तो यहाँ पे कितना आएगा, NaHCO3 2x प्लस y कहां से आया, तो कंटेनर में NaHCO3 भी मौजूद होगा। हाँ, अब इस रिएक्शन के लिए, केवल इसी रिएक्शन के लिए कितना मोल्स यूज होगा, 2x। तो पहले बैलेंस कर लो मेरे में, पहले बैलेंस कर लो ताकि दिख पाए, Na2CO3 प्लस यहाँ पर फिर से Na2SO4 बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे हमें 4 सोडियम दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, H2SO, सॉरी H2CO3 होगा, नहीं H2CO3 होगा, तो यहाँ पे सारी सॉरी बैलेंस 2 लगाना पड़ेगा, 2NaHCO3, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन। एक सेकंड, पहले बैलेंसिंग देख लो अच्छे तरीके से, नहीं तो गलती हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास में 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 और इधर 2, 4 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 लिख दो, जो कि अब बैलेंस हो गया शायद, Na2 हो गया, Na2 हो गया, SO4, H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, ठीक है, सब बैलेंस हो गया। तो अगर इसका 2 मोल्स, तो इसका कितना जरूरत पड़ेगा, इसका आधा जरूरत पड़ेगा, इसका आधा, तो सिर्फ 2x था, और y मेरे पास में अगर मौजूद होगा कंटेनर में तो y लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगा, 2x प्लस y/2। समझ आया, समझ आया क्वेश्चन में। अब तुमको यूज, मान लो मिथाइल ऑरेंज दिया रहेगा तो पूरा कितना रिक्वायर्ड होगा, इतना प्लस इतना। अगर HPH रहेगा, विथ HPH रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना यूज होगा, अगर x होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 2x होगा, उसका दुगना होगा, बस इतना ही समझ लो। अगर Na2CO3 का पता हो तो H2SO4 का पता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज पूरा सॉल्यूशन में बात करें, पूरा सॉल्यूशन में अगर बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल H2SO4 का कितना रिक्वायर्ड होगा, x, x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस y/2 हो जाएगा, 2x प्लस y/2 हो जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट रटना नहीं है कुछ भी, ये सबकी रट लिए, इसको रटोगे तो फिर मुश्किल में फंस जाओ। हम तो बस अभी हम 2 से लिखे, यहाँ पे अगर हम कुछ और लिख देते हैं तो यहाँ पे अलग होने लगता, इसको 2y ले लेते हैं तो कुछ और बन जाता है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, Na2CO3 कंटेनर में कितना था, यहाँ पे NaHCO3 कंटेनर में कितना था, तो टोटल मेरे पास में कंटेनर में y ही था, तब H2SO4 टोटल हमको इतना रिक्वायर्ड हुआ। समझ आया? हाँ, Na2CO3 2x था मेरे पास, 2x था, और NaCO3 y था। हाँ, हमें 2x कहां से और मिल गया, इसकी वजह से और मिला NaCO3, जो कि यहाँ पे आया है। बुझा गया कि नहीं, यस या नो हमको चैट में बताओ, यही है मेरे भाई
टाइट्रेशन का पार्ट, यही है टाइट्रेशन का पार्ट, कोई नया पार्ट नहीं है। समझ में कि एक बहुत बड़ा चीज होता है, कुछ नहीं होता, बस मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन होता है। इवन पता है ये सब टाइट्रेशन के नाम से, बिना टाइट्रेशन के नाम से भी हम पढ़ा सकते थे। समझ आया? तो कुछ नहीं है, कल होकर के आपको दूसरा एसिड दे देगा H3PO4, तो आई होप उसका भी बना लेंगे, उसका भी आप लोग बना लेंगे। तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये सब में, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसका कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, आप सीधा सवाल को अप्रोच लेना, हम तुम्हें एक सवाल के थ्रू कराते हैं, उसका नाम है बैक टाइट्रेशन। मेरे भाई कोई मतलब नहीं है नाम वाम से, तो हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि बैक टाइट्रेशन क्यों बोला जाता है, बैक टाइट्रेशन क्यों बोला जाता है, हमको तो आज तक नहीं समझ में आया। हाँ, ये सब जो बात हम बोल रहे हैं कि हमको आज तक नहीं समझ में, ऐसा मत समझ लेना कि आपको सच में नहीं समझ में आया, हमें सब समझ में आता है। ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं कि समझने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को अप्रोच लो, अपने आप सवाल बनेगा। तो हम क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहे हैं, 20 ग्राम, ठीक है, बुक का क्वेश्चन तुम्हें हम दे रहे हैं। ठीक है, H2SO4 वाला जो एग्जांपल अभी हम दिए आपको प्रीवियस केस में, उसको आपको सीडीपीएस में क्वेश्चन मिल जाएगा। एक सीडीपीएस है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम पर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम पे, तो आप बनाना उसको, अपने आप बन जाएगा सारा क्वेश्चन तुम्हारा सीडीपीएस का बन जाएगा। टोटल आज चैप्टर ही खत्म हो जा रहा है मेरे, तो आज के बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप बेरियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट लगाना, मोल कॉन्सेप्ट is dissolved is dissolved इन 10 मिलीलीटर। ये सारा चीज को अच्छे से रिवाइज भी करना, और जो हम क्वेश्चंस दिए वो सारा को बना लेना। 0.5 नॉर्मलिटी, हम हमेशा बोले नॉर्मलिटी गिवन होगा तो क्या करना, उसको मोलैरिटी में बना लेना सॉल्यूशन। ठीक है, बुक का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 20 ग्राम सैंपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको डिसॉल्व किया गया 10 मिलीलीटर 0.5 MHCl सॉल्यूशन में। ठीक है, हाँ, जो तुम बचपन में करते थे ना, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वही चीज करना है। बस तुमको यहाँ पे दो स्टेप में करना है। HCl the excess of HCl was titrated with 0.2 n 0.2 n NaOH। ठीक है, एक्सेस ऑफ HCl को रिक्वायर्ड हुआ इतना नॉर्मलिटी का। ठीक है, सैंपल में BaOH होल ट्वाइस भी और कुछ इसके अलावा भी रहता है, कभी भी सैंपल लिखा रहे इसका मतलब उसके अलावा भी कोई चीज हो सकता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड वाज 10 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द सैंपल। बनाओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को रीड करो क्या क्या कहा गया है, ठीक है, उसको अप्रोच लेना। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका परसेंट आएगा, ठीक है, कोई बड़ा परसेंट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज करने लगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। किसी का बना, कैलकुलेटर अलाउड है, आप क्लास में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, घर पे नहीं, घर में नहीं यूज कर सकते।
ये बता दो हमें अप्रोच ले पा रहे हो यस या नो। ठीक है, पीछे से आगे आना पड़ेगा इसमें, इसीलिए नाम है बैक टाइट्रेशन। समझ में आया? सेकेंड वाला रिएक्शन से आपको फर्स्ट रिएक्शन में पहुंचना पड़ेगा। जैसे कल किए थे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन को Na2H2O3 का दिया हुआ था, उसका यूज करके हम निकाले थे फिर, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए नाम है इसका बैक टाइट्रेशन। किसी का बना? बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स ही बता दो हमें, मोल्स ही बता दो हमें कितना आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सही बना रहे हो। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जैसा मोल्स निकल गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। इतना देर में बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स तो पता चला होगा। हाँ सही है, तब श्रुति का आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, और ऋषिकेश नहीं, 0 नहीं, गड़बड़ है, श्रुति का सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन में ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अलावा उसमें कुछ होगा हमें मतलब नहीं है उससे। ठीक है, इसको डिसॉल्व किया गया HCl के साथ में। ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ नॉर्मलिटी दिया हुआ है, एन फैक्टर HCl का भी आपको पता है। हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइज करवा देना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, BaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो 2H2O हो जाएगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2HCl लिखना पड़ेगा, HCl2 लिखना होगा। हाँ, एन फैक्टर निकालने के लिए हमको बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता, इसका अगर एन फैक्टर बात करोगे तो इसका एन फैक्टर 1 ही होगा। क्यों 1 होगा? कि तुम यहाँ पे देखोगे HCl में से कौन रिप्लेस हो गया, H रिप्लेस हो गया, तो H का चार्ज कितना था, 1 था, तो एन फैक्टर 1 है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया हुआ तो मोलैरिटी 0.5 ही हो जाएगा, तो मोल्स पता चल जाएगा इसका। लेकिन अभी मोल्स पूरा टोटल मोल्स है, इसका कुछ मोल्स इस रिएक्शन में यूज होगा, और लिखा हुआ जो एक्सेस HCl है वो दूसरे रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो दूसरे रिएक्शन में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो दूसरा कुछ मोल्स है HCl का जो इस रिएक्शन में यूज हुआ और कुछ दूसरे रिएक्शन में यूज हुआ, इसी के लिए हमको क्या लेना पड़ा, NaOH। HCl एक्स्ट्रा था मेरे पास में, तो ये HCl है और ये NaOH। NaOH का भी एन फैक्टर 1 है, इसका भी एन फैक्टर 1, इसका भी एन फैक्टर 1 है। जितना एसिड H प्लस देगा वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। आपको पता भी रिएक्शन NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कितना NaOH चाहिए था इसका अगर आपको पता है मोल्स, तो इसका पता चल गया मोल्स आपको, इसका मोल्स पता चल गया, टोटल मोल्स आपको पता है, टोटल मोल्स HCl का पता है आपको। जितना यहाँ यूज होगा टोटल में से माइनस कर देना, वो यहाँ यूज होगा, इसका मोल्स पता चल जाएगा। HCl इस रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, इससे तुम इसका निकाल लोगे, इससे इसका निकालोगे, रिएक्शन बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना है मेरे में। तो NaOH का आपको मोलैरिटी कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10, और सिंस मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर -3, क्योंकि वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हुआ, 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स। इसका मतलब जितना इसका मोल्स
उतना ही इसका भी होगा। बैलेंस रिएक्शन यही बता रहा है। तो इस केस में कितना यूज हुआ, 2 × 10⁻³ मोल्स यूज होगा। ये पता चल गया, ये पता चल गया कि सिर्फ बैलेंस है, इसका अगर 1 तो इसका भी 1, इसका इतना तो इसका भी इतना ही। हाँ, टोटल मोल्स HCl का कितना था, टोटल मोल HCl का कितना था, तो हम लोगों से 0.5 m था, मोलैरिटी भी वही आ गया था, और वॉल्यूम आपको 10 दिखा हुआ था, और सिर्फ मिलीलीटर में था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10⁻³ तो पहले वाले रिएक्शन में कितना यूज होगा, इस रिएक्शन में इतना यूज हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स HCl का कितना यूज होगा, तो कितना यूज होगा फर्स्ट रिएक्शन में, तो 2 यहां यूज हुआ, यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 3 × 10⁻³ मोल्स। इसका मतलब तुमको इस केस पे इसका मोल्स पता चल गया, कितना पता चल गया, 3 × 10⁻³ मोल्स। इसका मोल्स पता है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो अगर इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका मतलब तुमको BaOH होल ट्वाइस का इससे मोल्स पता चल रहा है, कितना, इसका आधा, तो 1.5 × 10⁻³ मोल्स पता चल गया। मोल्स अगर पता चल गया तो तुमको वेट पता चल गया, वेट पता चल जाएगा तो वेट पता चल जाएगा, टोटल वेट पता है आपको, टोटल वेट पता है, डिवाइड दे देना सैंपल का वेट से, सैंपल का वेट से डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। सैंपल का वेट से डिवाइड दे दो, तुम्हारा जो जवाब आएगा वही हो जाएगा, जो जवाब आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं आगे। तो सिंस आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स पता चल गया, तो आपको वेट पता चल जाएगा, 1.5 × 10⁻³ मोल्स है, तो वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका 171 होता है मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करोगे तो 171 आएगा। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको, यूज कर ग्राम्स हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लो आराम से, अभी क्लास में कर 171, तो ये आ जाएगा 0.2565 ग्राम्स। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, आपको टोटल सैंपल का वेट 20 ग्राम दिया था, ठीक है, तो 20 ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा, बाई 20 × 100 कर दो, तो ये 1.3% के अराउंड आएगा। अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो 1.28 जो एग्जैक्ट है वही लिखेंगे। सबको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो कुछ मुश्किल नहीं होता है, पीछे से सेकेंड स्टेप से चलना था। ये बैक टाइट्रेशन नाम इसीलिए था कि पीछे से चलना होता, बैक टू बैक टाइट्रेशन करना पड़ता है, एक बार नहीं करना होता है। समझ में आया क्या करना होता है ना, कि पहले हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिए, हमको तो सिंस पता नहीं, हम HCl ज्यादा सारा मिला दिए तो बच जाता है HCl, तो उसके लिए हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके NaOH मिलाते हैं, तो जिससे हम पता चला पाते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना, इसलिए बैक टाइट्रेशन नाम है, इसलिए नाम था। कुछ नहीं, यहीं पर हम लोग का मूल कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हम लोग धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का यहीं पे एंडिंग होता है। क्वेश्चन बनाना जब भी हो तो एन फैक्टर तभी यूज करना, एन फैक्टर तभी यूज करना जब आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोला जाए। कहां पे लगाते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो पहला 3 केसेस में, अदरवाइज कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मोल से बनाना है, क्योंकि वही आसान है, मोल ही आसान है, समझ आया। हाँ, इवन जितना क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते थे, जितना भी क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी बन सकता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट लेंदी हो जाता है, इसलिए इक्विवेलेंट से बनाते हैं, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या हम बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह पे तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, दिक्कत आने लगेगा अपने आप तुमको एन फैक्टर निकालने में, ये सब। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई होता है, मोल कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन में आपको यूज करना है इक्विवेलेंट, बाकी सारा एसिड बेस रिएक्शन हो, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जितना भी होगा आपका, ठीक है, वो सारा केस में आप मोल से ही बनाना, उससे आसान कोई मेथड नहीं, ठीक है। हाँ, आपको बुक्स में आप देखोगे सॉल्यूशन ना, तो आपको पूरा इक्विवेलेंट से पूरा बना देगा, और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो सिंस यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, अब नया
नया चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। नया चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, तो एक नया चैप्टर का शुरू करते हैं हम लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स लिखो, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हाँ आप लोग का होमवर्क क्या क्या है कोई हमें बताएगा? चार्ट पे लिखो तो। तुम लोग का होमवर्क क्या क्या है? अब तक मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, स्टोकियोमेट्री खत्म हो गया पूरा पूरा। क्या क्या होमवर्क है? हाँ सीडीपीएस पूरा बना लेना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है। हाँ सीडीपीएस में कुछ आंसर्स में गलती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे कि यहाँ पे एरर है। हाँ ठीक है, सीडीपीएस बना लेना है पूरा पूरा। हाँ जो हम अपना जो शीट दिए है कुछ और भी देंगे हम, तो उसको भी बना लीजिएगा, अगर देंगे तो, वैसे होपफुली देंगे हम। ठीक है, उसको बना लीजिएगा शीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो हम थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे। ठीक है, ये होता है मेरे भाई क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है श्रुति, क्यू बाई टी। तो कहीं पर हीट का कहाँ पे यूज पड़ जा रहा है? हीट का एनर्जी, हीट निकालो, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देना, चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो जाएगा यूज। ठीक है, देख लेना, हमको दिखला देना एक बार। ठीक है, तो यूज हो जाएगा टेम्परेचर, क्यू बाई टी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट। तो सीडीपीएस कंप्लीट हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं तुम लोग फिर ना बोलो कि सर आप बोले ही नहीं थे। सीडीपीएस पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कुछ आंसर्स में इनकरेक्ट है तो सही कर लीजिए, जो हम शीट दिए आपको, जो क्वेश्चंस दिए वो सारा बना लेना है। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है इसको। ठीक है, इतना काम कर लो, कॉन्सेप्ट सारा आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा कोई बुक्स ये सब भी बनाना चाहता है तो कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक बुक को फॉलो करना, कोई नॉर्मल राइटर का बुक को फॉलो मत करना। ठीक है, हाँ आप स्टडी पैकेज भी बना सकते हो, स्टडी पैकेज भी बना सकते हो। हाँ कभी भी आप याद रखना कि जिस तरीके से हम बता रहे हो सबसे बेस्ट मेथड होगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, बेस्ट मेथड होगा, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप कहीं दूसरा चीज, दूसरा बुक का कोई कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और जितना हम बता देंगे उससे बाहर कुछ आएगा भी। ठीक है, ये भी जान लेना। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ हम कौन सा बुक प्रेफर करने के लिए तुम लोगों को बोलेंगे, किस चीज के लिए, आप थ्योरी के लिए पूछ रहे हो या फिर आप सवाल को बनाने के बारे में पूछ रहे हो? ये न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप एन अवस्थी का बुक खरीद सकते हो। एन अवस्थी का बुक आप नाम सुने होंगे शायद, एन अवस्थी का बुक आप खरीद सकते हो। ठीक है, एन अवस्थी। ठीक है, किसी को अगर बुक रेफरेंस न्यूमेरिकल के लिए चाहिए तो इस बुक को रीड कर सकते, रेफरेंस के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एन अवस्थी का बुक बना सकते, अवस्थी का बुक बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी को और थ्योरी पार्ट पढ़ना होगा, अगर किसी को थ्योरी पार्ट जानना है, वैसे हम मना करेंगे, इसको हम प्रेफर नहीं कहते कि थ्योरी के लिए एनसीईआरटी ही रीड करो, एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये तो मस्ट, इसको तो बिना, इसके बिना तो आईआईटी दिक्कत है मेरे, इसको तो रीड करना ही करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम न्यूमेरिकल बनाओ चाहे नहीं बनाओ, एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। इसके अलावा कोई एक हम सेकेंडरी ऑप्शनल बुक बता देते हैं, बहुतों को लगता है कि सर कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो हम बता देते हैं आप लोग को। आप यहाँ पर वाइले पब्लिकेशन का, वाइले पब्लिकेशन का, ठीक है, हम फिजिकल केमिस्ट्री का भी बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का लिखेंगे, वाइले पब्लिकेशन का आप इसका ले सकते हो, विपुल मेहता का बुक। ठीक है, ले सकते हो थ्योरी पर्पस के लिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी बुक रीड करो। ठीक है, इसको रीड, इसको तो मस्ट है मेरे, एनसीईआरटी तो मस्ट रीड करो आप, और ये सारा कंपलसरी है, सीडीपीएस आपको कंपलसरी बनाना है, इसके बिना तो आप कॉन्सेप्ट पूरा सीख नहीं पाओगे, जो शीट देंगे तो कॉन्सेप्चुअल ही रहता है, ये भी बोल सकते हो, हर चैप्टर में देंगे नहीं, जिस चैप्टर में देंगे तो वो कंपलसरी होगा। हाँ ये आप ऑप्शनल बुक न्यूमेरिकल के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, और वाइले पब्लिकेशन का अगर खरीदना चाहते हो कोई थ्योरी बुक तो विपुल मेहता का खरीद सकते हो, वाइले पब्लिकेशन में आता है। ठीक है, अच्छी बुक है। ठीक है,
लेकिन वही फिर मेथड में कंफ्यूजन होगा कि हम कुछ बताएंगे वहां पे कुछ और लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अदरवाइज ले सकते हो। हाँ, ये वाइले पब्लिक फिजिकल केमिस्ट्री का बताया यहाँ पर। इसी तरीके से ना सारे का, चाहे इनऑर्गेनिक का लेना होगा, इनऑर्गेनिक का लेना होगा तो भी आपको वाइले पब्लिकेशन का जेडीली का लेना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक का लेना होगा तो सोलोमन्स एंड फ्राइल्स का, यही वाइले पब्लिकेशन लेना होगा। उस टाइम में हम बताएंगे वहां पर। हाँ, स्टडी पैकेज भी बना सकते हो। ठीक है, स्टडी पैकेज भी बना सकते हो। ठीक है, हम तो वैसे हम अगर मेरे से अगर पूछोगे कि सर क्या क्या करना चाहिए, एकदम बेसिक बता दीजिए, तो हम बेसिक एकदम तुमको हम बोलेंगे कि देखो मेरा नोट्स बढ़िया से रीड कर लो। मेरा नोट्स एकदम बेसिक, अगर तुम बोलोगे सबसे मिनिमम कितना करना चाहिए तो हम मिनिमम वाला केस बता देते हैं। मिनिमम मेरा नोट्स को अच्छा से पढ़ना। ठीक है, दूसरा सीडीपीएस बना लेना, इतना मिनिमम है। ठीक, इसके अगर थोड़ा सा हल्का ऊपर जाओगे तो एनसीईआरटी बुक, यानी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का ऑर्डर हम बता देते हैं। सबसे पहले नोट्स, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा मेरे। इसके बाद नोट्स के बाद सीडीपीएस। समझ आया? अगर इसके बाद इन लोग दोनों के बाद जाना पड़ेगा तो फिर आपको थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी बुक रीड करो, ये भी करना चाहिए। मतलब इतना तो आप एकदम मान के चलो। हाँ, इसके बाद किसका नंबर आता है? स्टडी पैकेज का नंबर आता है, इस बुक का नंबर आता है, कि एन अवस्थी का नंबर आता है, किसका आता है? तो हम बोलेंगे कि पैकेज से अच्छा आप एन अवस्थी को बनाओ, पैकेज से अच्छा आप एन अवस्थी को बना लो। ठीक है, क्योंकि बेटर है ज्यादा। ठीक है, हाँ, अगर इसके बाद आप जाना चाहते हो तो एन अवस्थी बना लिए आप, तो स्टडी पैकेज बनाने की जरूरत है नहीं, बहुत सवाल है उसमें। और थ्योरी के लिए फिर बाकी सारा देख लेना। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इधर कैसे करना है, इस सीक्वेंस में यही ऑर्डर पे आप चलेंगे, बेटर है, सबसे बेस्ट। मतलब कि अगर कम मेहनत में आप क्रैक करना चाहते तो ये है, ये है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, हम आपको बता दिए। हाँ, ये सब चीज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक। हाँ, केमिस्ट्री का हम बताए हैं, ऐसा नहीं कि जाके यूनिवर्सिटी का बुक फिजिक्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो काइनेटिक्स, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो काइनामेटिक्स, तो वो काइनेटिक्स ही तो होता है मेरे भाई, काइनेटिक्स। आप लोग पढ़ते होंगे कि दो चीजें होती है, काइनेटिक्स होती है, डायनामिक्स होती है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, स्टैटिक होती है, काइनेटिक्स होती है, काइनेटिक्स के अंदर में काइनामेटिक्स आता है, और एक चीज आता है डायनामिक्स आता है ना? काइनामेटिक्स किसको बोला जाता है? काइनामेटिक्स जिसमें मोशन विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं होता है उसमें। ठीक है, और डायनामिक्स में रीजन होता है। ठीक है, कि मोशन का रीजन क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है, खैर आपको फिजिक्स में अभी नहीं जाना है। ये काइनेटिक्स यहाँ पर भी वही चीज है कि हमें रेट के बारे में बताती है, मोशन के बारे में बताती है। लेकिन हाँ, अब वैसा मोशन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे केमिस्ट्री है तो मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, और मॉलिक्यूल्स का स्पीड पर बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स का स्पीड पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, दिस चैप्टर डील्स विथ, ये चैप्टर डील्स करता है। सबसे पहला बात, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो ना। उसी टाइप से यहां पर भी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। मतलब स्पीड क्या है रिएक्शन का, इसका मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन। हाँ, इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन, मतलब कहना क्या चाहते हैं ना, बहुत सारा रिएक्शन तुरंत हो जाता है, बहुत सारा रिएक्शन तुरंत हो जाता है, बहुत सारा रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एसिड और बेस को मिलाओगे ना तो बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन होता है, एसिड और बेस को मिलाओगे तो बहुत फास्टली रिएक्शन हो जाता है, तुरंत रिएक्शन करता है। हाँ, हम वीक एसिड वीक बेस का बात नहीं कर रहे हैं, अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या बोलते हो? तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो गया, इसका मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोलोगे? रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोलोगे? बहुत टाइम लगता है रस्ट होने में, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में रस्ट हो गया, आधा घंटा में रस्टिंग हो जाता है, नहीं, बहुत टाइम के बाद ऑब्जर्व होता है। तो यानी किसी आयरन रॉड को रस्ट होने में टाइम क्या हो जाता है? ज्यादा लग जाता है। आयरन रॉड को रस्ट होने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? वो स्लो रिएक्शन, यानी उसका स्पीड क्या है? कम है, उसका स्पीड क्या है? कम है।
लेकिन पता है ये सब चीज रिलेटिव टर्म्स रिलेटिव टर्म्स है। तो बहुत सारे रिलेटिव टर्म्स कैसे है, तो हम बोलना चाहते हैं जैसे लेट से कोई कोई एक इंजीनियर एक ब्रिज को बनवाया, ठीक है, बताया कि इतना स्ट्रेंथ का मटेरियल लगाइए, और इन जनरल जो ब्रिज का एक लाइफ टाइम है लेट से 500 साल होता है। लेट से हम एग्जांपल ले लिए, ब्रिज का टाइम है कि एक ब्रिज जो है चलेगा 500 साल, लेकिन ड्यू टू रस्टिंग क्या हुआ, ब्रिज 200 साल में टूट गया। तो इसका मतलब क्या चीज बोलेंगे, बहुत फास्ट हो गया, रस्टिंग क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया। तो उसके लिए वो फास्ट था, लेकिन 200 साल कम नहीं है मेरे में, 200 साल कम नहीं है, लेकिन हाँ उसके रेफरेंस, क्योंकि 500 साल चलता है एक ब्रिज, जो कि चला 200 साल, तो उसके रिस्पेक्ट में कम है, तो इसलिए रिलेटिव चीजें होती है। हाँ इन जनरल हम लोग फास्ट का मतलब समझेंगे जो बहुत जल्दी हो गया, तुरंत सेकंड्स में रिएक्शन हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए। और स्लो का मतलब हो गया, तुम समझो कि 4 घंटा 5 घंटा, वैसा वाला केस समझ सकते हो। जो 5 मिनट 10 मिनट में हो रहा है वो सब मॉडरेट रिएक्शन में आ जाएगा, और हम लोग रियल मायने में इस चैप्टर के अंदर में मॉडरेट रिएक्शन के ही बारे में ही पढ़ते हैं। हाँ तुम कहोगे सर वेरी फास्ट या वेरी स्लो रिएक्शन को क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो इतना ज्यादा स्पीड होती है कि एरर आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, एरर आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका बात नहीं करते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, इतना ज्यादा टाइम ही लग जाता है कि हम उसको पता चला कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब रहा नहीं। समझ आया, तो उसके बारे में भी हम लोग चैप्टर के अंदर में डिस्कशन नहीं करते, हम लोग वैसे रिएक्शन को करते हैं जो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा में हो जाए, तो वैसे रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन होती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड कितना है उस पर बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि हम लोग सिर्फ बहुत सारा रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो उसको फास्ट कैसे किया जाए। फास्ट करने के लिए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो कोई रिएक्शन हो सकता है जल्दी हो जाए, कोई रिएक्शन जल्दी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन में ज्यादा हीट कर देंगे तो जल्दी जल जाता है कोई चीज, ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी कोई चीज जल जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट हो गया। तो किस किस वजह से फास्ट हो पाएगा, वो सारी बातों के बारे में इस चैप्टर के अंदर में जानेंगे। और तीसरा, उस रिएक्शन के अंदर में मैकेनिज्म क्या है। हाँ ये ऑर्गेनिक वाला मैकेनिज्म नहीं है, ये दूसरा टाइप का मैकेनिज्म होगा। इवन ये मैकेनिज्म भी तुम्हें गिवन रहेगा, ये मैकेनिज्म भी तुम्हें गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि गिवन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम सिंस अभी क्लास 12 में तुम लोग ये चैप्टर को ऐसे पढ़ करके भी आया होगा बहुत चीज। हाँ अब ये रेट को कैसे मेजर करते हैं, तो रेट को मेजर, वैसे तो इन जनरल रेट का मतलब क्या चेंज होता है, मोल्स चेंज होता है। क्या चेंज होता है, मोल्स का चेंज होता है। तो मोल्स, मान लो कि 2 मोल्स को चेंज होने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, तो 2/टाइम, 2/t लगा देंगे। मोल्स चेंज कितना का हुआ, 2 मोल्स चेंज होने में 5 मिनट लगा, तो जो भी लगा चेंज होने में डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन पता है हम लोग मोल से नहीं निकालते इस चैप्टर में, बेसिक तो यही कि मोल से निकालना चाहिए। तो तुम कहोगे सर फिर मोल से क्यों नहीं निकालते, तो बताते उसका रीजन। उसका रीजन हम तुमको बताते हैं कि इसीलिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि मोल्स को पता करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशंस लेते हैं, लेट से लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में कोई एसिड लिए, तो एसिड तो जाहिर सी बात है ना, आपको एसिड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी 100% पूरा तो नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे पानी मिलाया रहेगा। तो अगर तुम सीधा सीधा उसका वेट मेजर कर लोगे, सोचोगे पूरा पूरा एसिड है, तो गलत ना हो जाएगा, उसका मोल्स थोड़ी ना पता चलेगा। काहे नहीं मोल्स पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर में कुछ एसिड्स मिक्स है, सॉल्यूशन मिलता है आपको, सॉल्यूशन मिलता है। समझ आया, तो सॉल्यूशन मिलता है तो दिक्कत हो जाता है मोल्स निकालना। मोल्स निकालना दिक्कत है कि उसके अंदर में कितना पानी निकाला गया है, फिर कितना मुश्किल है, बाद में रिएक्शन होने के बाद उसमें कितना पानी बचा, उसमें कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट रह गया, पता करना बहुत बहुत ज्यादा ही मुश्किल काम, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होने की वजह से हम लोग मोल्स पर बात नहीं कर पाते। ऐसा हाँ प्योर सब्सटेंस रहेगा तो कर सकते हैं, प्योर रहेगा तो कर सकते हैं, लेकिन जनरल उसमें भी नहीं करते हैं। उसके लिए भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे कि प्योर सब्सटेंस है कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उसी को सॉल्यूट उसी को सॉल्वेंट मान लेते थे।
इसीलिए पढ़े थे, इसी दिन के लिए। तो अब ये सच्चाई सामने आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रेट बात करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पता है हमें, और उसके रिस्पेक्ट में मोलैरिटी पता कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज आसानी से दिख जाता है। ये लिक्विड है तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ तो आसानी से दिख जाता है, या कितना पहले लिए थे वो दिख जाता है आसानी से। इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हाँ वो भी खास करके कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे, इसका मतलब मोलैरिटी ही बात होता है। हम ये कभी बताए भी थे आपको पहले कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अगर बोले तो मोलैरिटी का बात होता है, ठीक है, क्या का बात होता है, मोलैरिटी का बात होता है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उतना चेंज होने में कितना टाइम लगा। जिस तरीके से तुम लोग बोलते हो ना स्पीड का डेफिनेशन वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस जो बोलते हो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो वही चीज है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम सी से लिख रहे हैं अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो चेंज हुआ टाइम में, कितना टाइम लगा। लेट से हम 10 बजे गए थे, 10:15 तक रिएक्शन हुआ, तो चेंज कितना टाइम का हुआ, 15 मिनट का हुआ। समझ आया, चेंज कितना का हुआ, 15 मिनट्स का हुआ। हाँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर लीटर होता है। हाँ, ये वाला चीज, एक चीज और ध्यान दो, तो यहां पर इसका यूनिट तो अभी बात करेंगे ही, ठीक है। एक और भी चीज होता है, मेरे से यूनिट पहले लिख लेते हैं, यानी अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जगह यहीं पे लिख देते हैं, छोटा सा छोटा छोटा हम लिख देते हैं। मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है यूनिट, लीटर इनवर्स, मोल्स पर लीटर, और टी, टाइम इनवर्स, टी इनवर्स लिख दे। हाँ, तुमको याद आ रहा होगा किसी बचपन में तुम पढ़े होगे, मतलब क्लास 12 में पढ़े होगे, सेकेंड इनवर्स। हाँ, सेकेंड इनवर्स में भी ले सकते हो, अगर मिनट्स में बात किया जाएगा तो मिनट्स इनवर्स ले लेंगे, आवर्स में कभी बात किया जाएगा तो आवर्स में भी ले लेंगे, तो टाइम इनवर्स ले लिया, हम क्या ले लिए, टाइम इनवर्स ले लिए, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये रेट जो होता है गैसेस के लिए हम लोग अलग टर्म में भी बात करते हैं, गैसेस के लिए भी इस टर्म में बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बात कर सकते, लेकिन गैसेस के लिए थोड़ा अलग टर्म में भी बात किया जाता है, चेंज इन प्रेशर, गैसेस के लिए इस पे भी बात किया जाता है, ये सिर्फ गैसेस के लिए ही है। हाँ, टाइम उस पे भी कितना लगेगा, क्योंकि इसका हम लोग प्रेशर जनरली मेजर करते हैं, इसका क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज कितना टाइम का हुआ। यूनिट अगर बात करोगे तो प्रेशर का यूनिट जनरली एटीएम में होगा, और टाइम का टाइम इनवर्स हो जाएगा। हाँ, सेकंड में रहेगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट्स में होगा तो मिनट्स इनवर्स हो जाएगा, जिसमें भी दिएगा, तो यूनिट अलग अलग हो सकता है। तो हमें रेट का क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो चेंज कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम, जनरली ये यूज होगा, ये फॉर गैसेस है। ये गैसेस के लिए कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा आपको, लेकिन हाँ मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये रेट का मतलब है। अब सिंस ये रेट, अब रेट सिर्फ एक तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तीन टाइप का रेट होता है। रेट हम तीन टाइप का यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में बात करेंगे। एक रेट ऑफ रिएक्शन बात करेंगे, एक दूसरा टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस बात करेंगे। अपीयरेंस, अब क्या कहें, इसका मतलब है अपीयर होने का मतलब आना, बनना कोई चीज का, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई चीज बन रहा है तो अपीयर हो रहा है, कोई चीज बन रहा है तो अपीयर हो रहा है, या फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मेशन बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। और एक और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। इसको हम लोग रेट ऑफ और डिसअपियरेंस को क्या बोल सकते हैं, कंजप्शन, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ज्यादातर यूज होगा आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस यूज होगा। तो रेट तीन टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बनाने में, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या रेट ऑफ कंजप्शन। हाँ, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं, ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, डिपेंड्स ऑन एससी, एससी का मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में कैसे डिपेंड करेगा, अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर।
तो रेट जो होता है मेरे भाई तीन टाइप का, अभी तक हम बताए इस चैप्टर के अंदर में रेट मेजर करते हैं, लेकिन रेट किसका मेजर करते हैं, कोई रिएक्शन का कैसे मेजर करते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी पर ही बात करते हैं, ठीक है, मोलैरिटी पे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। मोलैरिटी मेजर करना आसान होता है क्योंकि हम पता कर लेंगे आसानी से, इसीलिए तो मोलैरिटी पर मेजर करते हैं, और गैसेस होगा तो हम लोग प्रेशर के टर्म में भी मेजर करते हैं। हाँ, ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या चीज है, तो अपीयरेंस किसके लिए यूज होगा, रिएक्टेंट के लिए यूज होगा या प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, क्या लगता है तुम्हें, रिएक्टेंट के लिए यूज होगा कि प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, यस प्रोडक्ट अपीयर होगा, और डिसअपीयरेंस किसके लिए यूज होगा, तो रिएक्टेंट के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, रिएक्टेंट के लिए, यस रिएक्टेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए यूज होगा। तो मेरे पास कोई भी एक जनरल सा रिएक्शन ले लिए, ए गिवन राइज टू 3b प्लस 2c ले लो, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन है, तुम कुछ मन और दूसरा भी ले लो, अभी हम एक एग्जांपल हम ले लिए, कुछ भी ले लिए, जो भी मन करे वो ले सकते हो। तो मेरे भाई अगर हम तुमको बोले कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि सिंस क्या होगा, ए का डिसअपियरेंस होगा ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए खत्म होगा धीरे धीरे, तो मेरे भाई ए का पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेट से कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 5 मोलैरिटी था, बाद में 2 मोलैरिटी हो गया, चेंज कितना का हुआ, 3 का हुआ, चेंज कितना का हुआ, 3 का हुआ। तो यहाँ पर बुक्स पे आप देखोगे तो माइनस साइन डिसअपियरेंस के लिए लगा रहता है, अब तुमको सर माइनस क्यों आया, हाँ ए का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ मोलैरिटी, इस साइन का मतलब ही होता है मोलैरिटी, हमेशा डिफरेंस कभी भी चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम का तो तुम मतलब समझोगे यार, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना टाइम लगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो सिंस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा, पहले 5 मोलैरिटी था बाद में 2 मोलैरिटी हो गया, तो पहले 5 था इनिशियल, बाद में 2 हो, जो निगेटिव आ जाएगा, और सिंस हम लोग का रेट जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग माइनस साइन हम बता देते हैं, तुम कह सकते हो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो पूछेगा ये माइनस क्यों आया, बोल देना पॉजिटिव बनाने के लिए आया है, क्यों आया है, पॉजिटिव बनाने के लिए आया है, ये माइनस साइन बस यही हमको के लिए यूज किए हैं, ताकि ये पता चल रहा है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, समझ आ गया, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए भी बोल सकते हो, हमारा रेट सिंस बी एपियर होगा, तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी अगर बोले तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पहले कुछ होगा बाद में बढ़ जाएगा, तो डेफिनेशन तो वही होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय चेंज इन टाइम होगा, ये तो होगा, लेकिन आगे प्लस लगाना हो या माइनस लगाना हो ये सोचना पड़ेगा, तो बी का पहले कम था, लेट से 2m था बाद में 7m हो गया, तो बात का ज्यादा है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो कि इसमें और कुछ नहीं लिख रहे, बस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे, यानी कि ऐसा लिख रहे माइनस लगा दिए डिसअपियरेंस में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम देते, बस कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं लिखे, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस आए तो बस चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का बाय टाइम, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख रहे, अगर अच्छे से ध्यान हो तो, ठीक है। रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अगर सी पूछे तुमसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अगर सी पूछे तो कैसे लिखोगे, तो सी भी बढ़ेगा तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई जो टाइम लगेगा, हाँ इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ऐसे लिखेंगे, तो यही है अपीयरेंस। हाँ तुम बहुत सारी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा गया, इससे कोई मतलब नहीं, अपीयरेंस डिसअपियरेंस निकाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन क्या लगता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा, हमें एक चीज बताना, क्या ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टी, क्या ये
डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, क्या इसके बराबर होगा? तो आप लोग का जवाब आया कि नहीं बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। ऐसा सोचते हैं ना, एक एग्जांपल से तुमको हम सोचने के लिए सिखाते हैं। लेट से मैं वॉल्यूम 1 लीटर सोच लो, वॉल्यूम कितना सोच लो, 1 लीटर सोच लो। वॉल्यूम 1 लीटर, तो मोलैरिटी मोल्स के बराबर होगा। हाँ, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो अगर हम ए का मोल पहले 5 लिए थे, ए का मोल पहले 5 लिए थे, बाद में ए का मोल 2 हो गया। ए का मोल्स पहले 5 लिए थे, तो ए का मोल्स बाद में 2 हो गया, तो मोलैरिटी भी वही है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर लिए, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। टाइम 1 सेकंड लग रहा है, लेट से उसको चेंज होने में 1 सेकंड लगा, तो ए का डिसअपियरेंस का रेट कितना आ गया? तो क्या बोलोगे? 3/1, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चेंज कितना का हुआ? 3 का हुआ। लेकिन बी का, अगर इसका 3 मोल्स कंज्यूम हुआ, पहले 5 था बाद में 2 हो गया, तो इसका कितना बनेगा? 3 मोल्स कंज्यूम हुआ तो इसका 9 मोल्स बनेगा। 9 मोल्स बनेगा कि नहीं बनेगा? यस श्रुति, 9 मोल्स बनेगा। तो मेरे पास चेंज कितना का हुआ? पहले 0 था, बाद में 9 हो गया, तो 9 - 0 अपॉन टाइम तो उतना ही लगा, चेंज होने में टाइम तो उतना ही लगा, 1। तो 9/1 9 आ गया, इसका वैल्यू 3 आया, इसका 9 3 गुना आया मेरे पास, 3 गुना आया। इस तरीके से बी का सी का निकालोगे तो दुगना आ जाएगा। तो क्या लगता है, ये बराबर तो हुआ नहीं, तो इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे? बताओ, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे? 1/3 से, या उल्टा बोलो तो मेरे भाई, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 गुना है, क्योंकि बी के सामने 3b लिखा हुआ है, तो बोल सकते जो चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन बी का, उसका 3 गुना होगा। या उल्टा बोलो, यहीं से उल्टा बोल सकते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज 1/3 चेंज इन बी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी अब हम इक्वेट करना चाहे तो इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो मेरे भाई, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा बाई जो टाइम लगेगा, ये जो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, मेरे भाई जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको लिखना पड़ रहा है नीचे। इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो 1 लिख रहे थे, इसका 1 था तो 1 लिखे, इसका मेरे भाई 2 है तो इसको हम लिखोगे ना, जब बराबर करोगे तो 2 के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, और इसका 1 है। यानी हम तुमको इतना देर से यही बात बोलना चाहते हैं कि अगर कोई एक रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है, अगर कोई एक रिएक्शन फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कोई अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिवन राइज टू सी। ज्यादा लंबा हम नहीं लेंगे, तुमको समझाना था हमें, ठीक है। ऐसा कुछ अगर ले लिए हम, ऐसा कुछ हम ले लिए, तो जो क्या होगा, इसमें हम रिलेशन लगा सकते हैं मेरे में। क्या लगा सकते हैं? ए का जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो, उस 1/a, और उसका उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। सिंस ये कितना होगा, निगेटिव में लिखना पड़ेगा। निगेटिव में क्यों लिखेंगे? क्या ये ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ये किसके बराबर होगा? 1/c चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम। इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या है? इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? हाँ, अगर कोई पूछेगा इतना पार्ट को, ये ब्रैकेट वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इसको क्या बोल सकते हैं? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। हाँ, इस केस में निगेटिव होगा, सिंस यहाँ पे रिएक्टेंट पे है, तो इसके सामने भी निगेटिव लगा दो, इसके सामने भी निगेटिव लगा दो। रिएक्टेंट है तो उसके लिए निगेटिव लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पे जो हम लिखे थे डिपेंड्स ऑन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो सोचो, अगर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन बैलेंसिंग तो हम ए की जगह पे 2a भी तो लिख सकते थे, इसको 2b कर देते, इसको 2c कर देते, तो वैसे भी तो बैलेंसिंग हो सकता, वो भी तो बैलेंसिंग सही है। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाता? बदल जाता, बदल जाता, बदल जाता। तो मेरे भाई, बदल जाता तो बहुत दिक्कत है फिर उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन। यस मेरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए जल्दी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है आपका। पूछा क्या जाता है? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा जाता है।
लेकिन हाँ, तुम्हें मेरे भाई एक डाउट आ सकता है। तुम्हें एक डाउट क्या आ सकता है, सिर्फ टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, बस हम 1 मिनट और लेंगे। क्या पूछा जा सकता है तुम्हें से? मान लो कि रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं दिया हुआ और आप तुमसे रेट पूछ ले, भाई मिस्टेक, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जेई में, जेई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना उस केस में? मिनिमम होल नंबर को रखना, मिनिमम वैल्यू होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं लेना होता है, मिनिमम होल नंबर को लेना। तो लिख लो, इस बात को हम लिख देते हैं कि कभी भी ऐसा कभी भी दिक्कत हो जाए, अगर बैलेंस नहीं दिया रहे, इफ बैलेंस्ड रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर बैलेंस रिएक्शन आपको नहीं गिवन हो, एंड वी हैव, आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, वैसे हमें तो लिखना चाहिए यू हैव, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, देन बैलेंस इट, देन बैलेंस इट विथ मिनिमम होल नंबर, ठीक है, होल नंबर एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं और आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता करना हो तो क्या करना, बैलेंस कर लेना इसको मिनिमम होल नंबर से, बैलेंस क्या कर लेना, मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर लेना, मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर लेना। हम तुम्हें 2 प्रश्न होमवर्क के लिए, दे देते हैं, या एक किसी जगह मेरे पास कम है तो एक ही क्वेश्चन दे देते हैं। अभी एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन कल क्लास में करा लेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन है मेरे पास, A+2B गिवन राइज टू 3C+4D, ठीक है, रिएक्शन है और लिखा हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन, जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर द गिवन रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बाय 6 मोल्स, ठीक है। सी का जो मोल्स में इंक्रीमेंट हुआ वो 6 मोल्स में हुआ इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स इन 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर का कंटेनर है। तो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है मेरे भाई, तो फाइंड नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी, दूसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी बात करना है, और तीसरा बात करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। हो जाएगा, ठीक है। कल का होमवर्क है ये, कल का ये होमवर्क है मेरे में। एक क्वेश्चन और भी देना चाहिए था हमें, लेकिन सिंस हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्पेस भी मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोग वेडनेसडे को मे भी एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है उस